आज आपसे कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। आपने इतिहास सुना, भूतकाल। मैं बात करूँगा आपसे भविष्य का कि क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कश्मीर जाता रहता हूँ अक्सर, हर 1-2 महीने में मेरा एक टूर लगता है कश्मीर में, और श्रीनगर में भी, साउथ कश्मीर, गांव में, अंदर छोटे छोटे कस्बों में घूमना। जो मेरे विचार बने हैं, जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है कश्मीर को लेके, वो मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस की वजह से बनी है, और मेरे विचार कुछ अलग हैं। सबसे पहले हम सोशल मीडिया पे जब भी जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं हमसे। लोग कह रहे हैं आप 370 हटा दीजिए, आप 35 से हटा दीजिए, आप हुर्रियत को जेल में डाल दीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अगर आप ट्राइफिकेशन कर देंगे स्टेट का, लद्दाख अलग, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, तो फिर ठीक हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये सब स्टेप्स हैं, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम फॉर व्हाट इट इज एंड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में है, उसको बताने से पहले मैं एक बयान दे दूं आपको। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं है, प्रॉब्लम कम्युनल है। आप इसको जितना ढिंढोरा पीटेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इससे बात करिए, इससे बात करिए, हुर्रियत से बात करिए, दिस इज ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। और पता नहीं क्यों हम लोगों में ऐसा हो चुका, पहले नहीं था, जो हमारे पूर्वज लोग में ऐसा नहीं था। ये कुछ 1-2 पीढ़ियां पहले हमने एक नई सी एक टैलेंट हमने डेवलप करा है अपने आप से झूठ बोलने का। वो ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी जो कश्मीर में आज की तारीख में प्रॉब्लम है, वो रेडिकलाइजेशन की। रेडिकलाइजेशन, जिसको हिंदी में आमूलीकरण कहते हैं, मैंने आज इसका ट्रांसलेशन गूगल में देखा था, तो इफ आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन कश्मीर में इतना ज्यादा हो गया है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। शोपियां 2017 मैं सड़क पर चल रहा था, मेरा चेहरा कश्मीर में पहचाना जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं टीवी पे जो कुछ बोलता हूँ उसकी वजह से, और मुझे पसंद करने वाले ज्यादा नहीं है वहाँ पे। सड़क पे चल रहा था, टोपी पहन के, चश्मा लगा के, बच्चों से बात करते हुए, चॉकलेट दी 1-2 बच्चों को। एक 5 साल की लड़की थी, छोटी, सर ढका हुआ, 5 की नहीं होगी, 6-7-8 साल की, बहुत छोटी बच्ची थी। वो कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे, और मैं उन बेटों को सिखाऊंगी जिहाद का मतलब। अब आप बताइए, आपकी पूरी भारतीय सेना उस 5 साल की बच्ची से नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं लड़ना उससे। ये सच है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट द इंडियन आर्मी टू फाइट दैट 5-year-old girl, और पाकिस्तान ने यही आपके साथ करा है। आपके साथ हुआ क्या है? जब लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन होता था, जब आतंकवादी भेजे जाते थे, मेरे टाइम पे जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल देता, तो अफगानी आते थे, सुडानी आते थे, लेबनीज आते थे लड़ने के लिए, तो आर्मी ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगाई, यानी कि कोई सरहद पार से इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया आज की तारीख में, बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने एक पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर दिया। अब उसको इन्फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आदिल अहमद डर का नाम सुना है आपने? सुसाइड बॉम्बर पुलवामा, वो कश्मीरी था। कितने आदिल अहमद डर है कश्मीर में, किसी को नहीं पता नहीं। तो पाकिस्तान ने क्या करा कि जब इंडियन आर्मी ने पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट सील कर दिया 99.9%, उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करना शुरू करा, और ये काम उन्होंने 15-20 साल पहले कर दिया था। पॉपुलेशन ऑलरेडी रेडिकलाइज थी, उसको एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन कर दिया। ये उन्होंने करा। इन्होंने कम्युनल बना दिया। देखिए, जो पंडितों को निकाला गया वहां से, जो उनके साथ जेनोसाइड हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुए, किलिंग्स हुई, थ्रेट्स आए, it did not happen just like that. It was done under a plan.
ये रेडिकलाइजेशन एक बड़े मंसूबे के तहत हुआ है, जिसको अंजाम तक ले गए हैं कुछ लोग। पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपको एक्चुअली समझना है कि टेररिज्म कैसे पनपती है कश्मीर में, तो प्लीज 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए और सोचिए। आज अगर मैं यहां पे बैठ के आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, तो ये किसी ने माहौल बनाया है, किसी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहां पे डाला है, किसी ने बिजलियां शुरू करी, किसी ने एसी चलाया है, किसी ने सीट्स लगाई, किसी ने पानी रखा है टेबल पर, किसी ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर संभाला। हर चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है? कोई भी आतंकवादी गतिविधि, आप कुछ कह लें, वो रावलपिंडी में है, वो कहीं पे है, वो लोकल सपोर्ट के बिना पनप नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। आप बिना लोकल सपोर्ट के आप 2 दिन नहीं चल सकते, और यही लोकल सपोर्ट को मिस्टर केपीएस गिल ने पंजाब में खत्म करा था। पर पंजाब और कश्मीर अलग है, हम दोनों को मिला नहीं सकते। मैं इंटेंट की बात कर रहा हूं, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब देखिए कश्मीर में क्या हुआ। सिर्फ वो नहीं जिनको एनआईए ने ट्रैक करा, और बहुत बढ़िया काम करा एनआईए ने, एंड आई कांग्रेचुलेट देम फॉर दिस। एनआईए ने सबको पता कर दिया। लेकिन एनआईए से बड़ी चीज, वो कॉलेज के प्रोफेसर, वो स्कूल के टीचर, वो छोटा बिजनेसमैन, वो गांव का सरपंच, वो सरकारी अफसर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ पीपल हैं कश्मीर में जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने बड़े टेररिस्ट हो, इवन जब अमेरिका में 9/11 की बॉम्बिंग हुई थी, उनको सपोर्ट था, उसके बिना हो नहीं सकता। अब इस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और अगर मैं सच बोलूं तो जब आप खत्म करेंगे, सर्जरी जैसा है, थोड़ा दर्द तो होगा, और उस दर्द के लिए देश को तैयार होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको, मुझे और सब लोगों को अपने कान बंद करने होंगे, क्योंकि चीखें आएंगी, ये होगा। मैं ये जो हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंसानियत का है। आपको ये दोनों चीजें समझने के लिए आपको इंसान होना जरूरी है। लेकिन जो बहरे हैं कश्मीर में, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने नोट्स बनाए थे कुछ, तो मैंने बाद में लिखा था, पर मैं पहले बता देता हूं आपको। 1990s में हम लोग जम्मू और कश्मीर में ऑपरेट करते थे। आज की तारीख में जब फौजी कॉन्वॉय जाती है सड़क पे, तो 2 किस्म के लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 किस्म के लोग। पहला वो आदमी जो रास्ता दे देता है, और दूसरा आदमी जो रास्ते के बीच में आता है और लड़ाई करता है। उनमें फर्क क्या है? जो थोड़ा सा बुजुर्ग है, जिसकी हल्की सी सफेद दाढ़ी है, वो रास्ता दे देगा। जो जवान है वो रास्ता नहीं देगा। क्यों? आज मैं आपको बताता हूं क्यों। लोग पूछते हैं क्यों। क्योंकि जो थोड़ा बुजुर्ग है, उसने 1990 में मार खाई है, उसको दहशत है फौज की। और अब फौज ने आजकल पीछे अपना हाथ खींच लिया पिछले 15-20 साल से। तो जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो कहती है बीच में आएंगे, ये कश्मीर में आए हैं, ये बाहर वाले हैं। कुछ बातें भाषा से नहीं होती, कुछ बातें डंडे से होती हैं। और जब तक हम लोग ये बात नहीं समझेंगे, हमारे कितने फौजी मरेंगे जब हमें ये बात समझ में आएगी कि कुछ बातें सिर्फ डंडे से होती हैं। आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं हिंदी में, और आप मुझे बंगला में या अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, तो ना मुझे समझ में आएगा ना किसी और को समझ में आएगा। सवाल आपसे पूछा गया है, बोलिए, और जवाब आप कहते हैं आइए बैठ के बात करते हैं आपसे। किससे बात करते हैं? ये बातचीत का सिलसिला देखिए। मैं कह रहा हूं कि अगर शांतिपूर्वक कश्मीर का हल होता है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी का दिन हर एक कश्मीरी पंडित के दिमाग में छपा हुआ, माथे पे टैटू है।
और उसके पहले जो एक्सीडेंट्स हुए थे कश्मीरी पंडितों के, लेकिन उनके जाने के बाद आज कौन उसकी ईएमआई भर रहा है? वो इंडियन आर्मी का सोल्जर है, वो सीआरपीएफ का सोल्जर है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिपाही है, वो उसकी ईएमआई भर रहा है। हर महीने लाशें आ रही हैं हमारी, और मुझे पता है। और हम फौजी डरते हैं, थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3 लोग मारे गए, 3 लोग शहीद हो गए, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है मेरी रेजिमेंट का तो नहीं है, मेरा पोस्टमेट तो नहीं है, मेरा दोस्त तो नहीं है। नाम देखो जरा, बलजीत सिंह को गोली लग गई। बलजीत तो मेरे कोर्स में भी था। ये कौन बलजीत है, पता लगाओ जरा, कौन करो, रैंक क्या है, कौन सी रेजिमेंट है। ये कोई जिंदगी नहीं होती, ये कोई तरीका नहीं है रहने का। क्यों हमारे वहां पे फौजी मारे जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमने अपने आप को, भारतीय सेना ने, इसमें पॉलिटिशियंस का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय सेना ने अपने आप को बोला है कि हमारे लोग हमें हल्का हाथ रखना है। पर आज मैं कह रहा हूं कि हल्के हाथ से काम नहीं चलेगा, भारी हाथ रखने का मौका आ गया है। कश्मीर में आपको एक बात समझनी है, एक देश का, ये जो आजादी की बात करते हैं, मैं कई बार इनको कह चुका हूं कि एक देश का बंटवारा सिर्फ एक बार होता है और एक देश को आजादी सिर्फ एक बार मिलती है। आपको आजादी 1947 में मिल चुकी है, इसके बाद कोई आजादी का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी डन। जो सबसे ज्यादा जो गंदगी फैला रखी है कश्मीर में, वो हुर्रियत ने नहीं फैलाई है, वो लश्कर ने और जैश ने और हिजबुल ने नहीं फैलाई है, वो उन 2 परिवारों ने फैलाई है जिसमें कश्मीर में आग लगा दी। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडितों को मार के निकाला गया 19 जनवरी को, इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? आपको एक बात पता है, 2004 में, और मैं खुला बोल रहा हूं, चीज रिकॉर्ड हो रही है, 2004 में महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहरा रही थी स्टेज के ऊपर, जीवे जीवे पाकिस्तान। क्योंकि मैंने उस इंडियन आर्मी अफसर से बात करी, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, आई एम विटनेस। और ये अब्दुल्ला परिवार, इन्होंने पूरा बेच दिया कश्मीर को लंदन में प्रॉपर्टीज बनाने के चक्कर में। आपको पता है 2017 में, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया? यूपी को मिला 4,500 रुपीज पर पर्सन एट एन एवरेज, 4,500 रुपीज पर पर्सन। जम्मू और कश्मीर को मिला 92,000 रुपए पर पर्सन। लेकिन अगर आप श्रीनगर से जाएं सड़क पे, नेशनल हाईवे पे, और आप राइट मुड़े, वो फ्लाईओवर के अंदर से जब आप अनंतनाग की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे से नीचे जाइए, इतने इतने बड़े गड्ढे सड़क पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी कश्मीर के लिए, सिर्फ दिल नहीं खोला, तिजोरियां खोल दी इनके लिए। लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खोले उनके लिए। सर मैं एक उन्होंने गार्बेज खोले उनके लिए। सर मुझे तो ये भी शक है कि जब उनकी बेटी का किडनैप करा था, किसने करवाया? मैं बता रहा हूं, ये सब बिल्कुल। और अब जी, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि 2 फैमिलीज हैं, जब तक इनके नकेल नहीं डाली जाएगी, आपका काम वहां पे सॉल्व नहीं होगा। आप लोग क्या समझते, सिर्फ हुर्रियत पैसे देकर पत्थरबाजी करवाता है? एक बूथ है जहां पे आपको बताएंगे एक परिवार स्ट्रांग है, दूसरा वहां पे पत्थरबाजी करवाता है। ये पूरी, देखिए, ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये इन लोगों का किस तरीके से इन लोगों ने कर रखा है, किस तरीके से जोड़ रखा है पूरा, कि या तो ये आएगा या अब देखिए प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया, मोदी सरकार ने बोला वहां पे प्रेसिडेंट रूल होगा। इन दोनों को सांप सूंघ गया। क्यों सांप सूंघ गया मैं बताता हूं। और जिसने भी डिसीजन लिया, मोदी साहब ने लिया, जिसने लिया, बहुत अकलमंदी की काम करता। मैं दैट पर्सन हैज अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड इन द कश्मीर। क्योंकि जब तक इन 2 परिवारों को आप सत्ता से दूर रखेंगे, आपको शांति वहां पे मिलेगी। हर चीज के पीछे हाफिज सईद नहीं है वहां पे। जो हम लोग सोचते हैं हर चीज पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो आपकी जड़ें खोद रहे हैं, और मैं नाम ले रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला उसका बेटा, और ये मुफ्ती की बेटी। क्या करते हैं ये लोग? अब आ जाते हैं हम जल्दी से रोल ऑफ पाकिस्तान, जो कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रोल ऑफ पाकिस्तान। देखिए साहब,
पाकिस्तान को लगा कि एक सस्ती लड़ाई करेंगे हम, एक सस्ती लड़ाई करेंगे, तो पाकिस्तान में जितने भी मुजाहिदीन थे जिन्होंने 79 से 89 में अफगान में फर्स्ट अफगान जिहाद लड़ा था, उनको लेकर कश्मीर में डाल दिया। कश्मीर में डाला उन्होंने। कश्मीर में डालने के बाद लड़ाई हुई, क्योंकि पाकिस्तान हर समय गलत इंफॉर्मेशन देता है अपने खुद के लोगों को। उसने बोला कि तुम कश्मीर में जाओ, वहां पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते। ये बोला 1965 की लड़ाई में। क्या बोला पाकिस्तान? अपने जवानों को बोला कि एक मुस्लिम जवान 10 हिंदू जवानों के बराबर है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। एक मुस्लिम जवान 10 हिंदू जवानों के बराबर है, और छोटे छोटे हिंदू होते हैं, काले काले। ये अंदर आए इंडिया के अंदर, अटैक करा इन्होंने। इनको लगा 1-10 के बराबर। फिर इनको किसी ने बोला कि साहब छोटे छोटे काले काले होते हैं। फिर उनको वहां पे जाट बन गए। ये इतिहास है, इंडियन आर्मी का इतिहास है, कभी पढ़िएगा। इन्होंने सब झूठ बोल कर ये सब काम करा है, एंड दे हैव बीन लाइंग टू देयर ओन पीपल। अब इन्होंने जिहादी भेजा। अब इनके जिहादी क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन को कमांडर नहीं मिल रहा। अब इन लोगों ने, आपने एक बात देखी सोशल मीडिया, आपने कभी टेररिस्ट की फोटोग्राफ देखी है गन पे सोशल मीडिया पर? अक्सर आती है फेसबुक पर। ये क्यों होती है? आज मैं आपको इसका भी राज पर्दाफाश करता हूं। ये इसलिए होती है, ये सब अनविलिंग है। आपने फोटो खींची, अब इनको लगता है कि जिसने वॉलंटियर करा कि सामने आपके साथ लड़ूंगा, उसको थोड़े से पैसे दिए, वो आ गया, गरीबी है वहां पे। इन्होंने क्या करा? उसकी फोटो खींच ली। फोटो खींच के इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। वो पुलिस और आर्मी ने देख ली। अब वो वापस नहीं जा सकता, कल मारा जाएगा। तो आपने उसके वापस जाने के रास्ते बंद कर दिए फोटो लेके। दैट इज द रीजन कि आपको हर एक टेररिस्ट, वरना टेररिस्ट बेवकूफ है जो अपनी शक्ल, उसका तो काम है टेरर फैलाना, वो अपनी शक्ल फेसबुक पे क्यों डालेगा? ये सब खुद डालते हैं उसके रहनुमा जो उसके लीडर। तो उसको डाला, फिर वो बेचारा मारा जाता है। और बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक्चुअली मरते दम तक जब उसको गोली आती है वो बेचारा बन चुका होता। आपको भी दया आ जाएगी किसी दिन अलग से पब्लिक फोरम पे नहीं, कभी आपको बुरहान वानी की कहानी सुनाऊंगा, जो बहुत बड़ा हीरो था, जो बहुत हीरो था। बुरहान वानी ने जब 19 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 अफसरों को देखा, बुरहान का गला सूख गया। वो मेमने की तरह नहीं आ रहा था, और उस अफसर ने मुझे बोला कि सर 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि नहीं यार, ये इतना बड़ा जिसको टेररिस्ट बोल रहे थे उसका ये हाल है, इसका गला सूख गया यहाँ पे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे कश्मीर की समस्या में कह रहे ना, रिक्लेमिंग कश्मीर द सेक्रेड लैंड, है ना? ये हमारा टाइटल है, रिक्लेमिंग कश्मीर द सेक्रेड लैंड। इसमें चाइना का भी बहुत अहम रोल है। मैं नाम भूल रहा हूँ उस इंग्लिश जर्नलिस्ट का जिसने वो आर्टिकल लिखा था। उसने लिखा था कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। और ये नॉर्थ कोरिया को छोड़ देता है कभी अमेरिका के ऊपर, ये कभी इंडिया के ऊपर छोड़ देता है पाकिस्तान को। दोनों को पैसे से खरीद रखा है। चाइना डज नॉट वांट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारा उनके साथ चाहे ऑलमोस्ट 85 बिलियन टच कर रहा है, 100 बिलियन टच कर जाएगा ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ चाइना, बट एट द सेम टाइम चाइना डज नॉट वांट इंडिया टू राइज एंड इट इज यूजिंग पाकिस्तान फॉर दिस। वी हैव टू हैंडल दिस। सुधांशु जी ने एक बात बोली थी, मैं वही बात रिपीट करूंगा। बहुत अच्छी बात है और मैं उसका विश्वास करता हूँ, भारतीय सेना भी उस पर विश्वास करती है। और सर आप रूलिंग पार्टी से हैं और हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं ये जज्बा है कि हमें कुछ करना है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो उन्होंने बोला था उसी को एक्सपैंड करके बता रहा हूं कि विनय न मानत जगत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब आई विल होई न प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। अगर आप सोचें कि मैं आपको कविता सुनाऊंगा फिर मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा फिर हमारी दोस्ती हो जाएगी, नहीं। मैं अक्सर अपने आर्टिकल्स में लिखता हूं और आज मैं खुली तौर पे सिर्फ कश्मीर नहीं, एज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं किसी और देश के लीडर से मिलने के लिए और जब उनकी मीटिंग हो तो दूसरे देश के लीडर को यह पता होना चाहिए कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे
INS Arihant hai. He should know that India has a nuclear submarine somewhere in the waters. Just then, there is no respect without fear. Please remember, there is no respect without fear. The day you start scaring people, including your friends, of course your enemy should be scared of you, but your friend should be more scared of you. आपके दोस्त आपसे ज़्यादा भय के होने चाहिए. तब आप इनको लेकर आएंगे, तब यहाँ पे कितने कश्मीरी पंडित बैठे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आप बताएं. मेरा एक सिंपल सा सवाल है. पहला कश्मीरी मुस्लिम रूलर कौन था? शामिल कोई? वो कश्मीरी नहीं था, वो बाहर इंपोर्टेड था. कोई लोकल कश्मीरी किंग हुआ है? कश्मीरी किंग क्यों नहीं हुआ लोकल? आपके वहां पे डोगरे थे, वहां पे सिख थे, वहां पे पठान थे, वहां पे मुगल थे, ये शामिल पता नहीं कहां ज्योग्राफी से थे ये लोग. कश्मीर में रूलर इंपोर्ट करना, ये बात है. रूलर इंपोर्ट करना वहां का. अब ये पाकिस्तान को इंपोर्ट करना चाहेगा. इनके हर समय इंपोर्टेड रूलर्स हैं वहां पे शामिल के बाद से. They have never had internal rulers. आप मानसिकता समझिए. और जो हमारी पॉलिसी बना रहे हैं कश्मीर के ऊपर, मैं चाहूंगा उनसे कि सिर्फ आप जाएं और जरा साउथ कश्मीर में जाएं. श्रीनगर तो इज लाइक चंडीगढ़ का. श्रीनगर की कोई वैल्यू नहीं है. आप जाएं साउथ कश्मीर में, लोगों से बात करें, समझें वहां पे असली प्रॉब्लम क्या है. और कभी कभी ऐसा होता है, माई लास्ट लाइन हियर इज, समटाइम्स इट इज बेटर नॉट टू इंटेलेक्चुअलाइज कॉन्फ्लिक्ट. हर चीज को हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं. अगर हम ये करेंगे, फिर कोई चीज बड़ी सिंपल होती है. आप किसी पे डंडा रखेंगे तो चीख निकलेगी. ये सच है, ये फिजिक्स है, राइट? अगर आप डराएंगे वो डरेगा. दिस इज बायोलॉजी. ये नॉर्मल चीज है. यू शुड डू दैट. इंस्टिल फियर. ये कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है इस्लामिक स्टेट का झंडा निकालने के नाम? ये पाकिस्तान का झंडा ले कौन लेता है? वहां पे लाता कौन? हु डज इट? और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गारंटी से मैं तो जाता रहता हूँ साउथ कश्मीर. ये लोग जितने भी झंडे, आप 4-5 को गिरा दीजिए, झंडे लाना बंद कर देंगे. बहुत डरपोक हैं. Sometimes it is that simple. You should just pass the orders, and pass the orders to whom? Honorable Prime Minister should tell Chief of Army Staff, जैन साहब 48 घंटे के बाद मुझे पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखना चाहिए, वही दिखाई देगा वहां पे. और वही चीज अगर प्रधानमंत्री 1989 में कह देते कि कश्मीरी पंडित कश्मीर से नहीं मिलेंगे, एक नहीं जाता. और वही चीज है, आप जो चाहते हैं कश्मीर में वो मुमकिन है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको कान बंद करने पड़ेंगे. जय हिंद.